हमारे चैनल पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है शिवाजी। हम सभी ने शिवाजी को पढ़ा है और शिवाजी के बारे में जानना बहुत कम समय में संभव नहीं है, क्योंकि शिवाजी ने जो उपलब्धि हासिल की बहुत ही कम आयु के होने के बावजूद भी उनकी जो उपलब्धि थी वो बहुत बड़ी थी और उनकी उपलब्धियों को 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट में बताना असंभव है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सरल भाषा में, संक्षेप में शिवाजी महान, शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी के बारे में बताऊं। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में शिवाजी एक बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। हमने पढ़ा कि किस तरह पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में हम कह सकते हैं, भारत के मराठा शक्ति का उदय हुआ था। और हमने ये भी देखा कि मराठा शक्ति का जो उदय हुआ उसके पीछे क्या कारण थे। मराठा शक्ति के उदय होने के बाद अगर बात की जाए कि मराठा शक्ति या मराठा संगठन या मराठा राज्य को मजबूत किसने किया, उसे एक आधार किसने प्रदान किया, फिर उसे मजबूती किसने प्रदान किया, तो उसमें हम शिवाजी का नाम बता सकते हैं। शिवाजी ने ही मराठा राज्य की नींव रखी और मराठा राज्य का नाम इतिहास में एक सम्मानित जगह पर रखा। तो शिवाजी के बारे में हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म पूना के पास एक शिवनेरी दुर्ग है, वहीं हुआ था। 6 अप्रैल 1627 को उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो बीजापुर के जो सुल्तान हैं उनके अधीन काम करते थे। ये अलग बात है कि उन्हें अच्छे पद पे रखा गया था, पदाधिकारी ही थे वो, लेकिन वो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ थे। उनकी माँ का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले जो हैं वो सिसोदिया वंश के थे। 1627 से 1637 की हम बात करें तो 10 साल के बीच हम क्या देखते हैं कि शाहजी भोसले ने अपनी पहली पत्नी यानी जीजाबाई का परित्याग कर दिया, उनको छोड़ करके उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। तो जीजाबाई और शिवाजी दोनों साथ ही रहते थे। कहाँ? पुणे में, पूना में। पुणे आज कहा जाता है, पहले पूना ही कहा जाता था। पूना में रहते थे और उनके साथ शाहजी भोसले ने एक विश्वसनीय व्यक्ति जिसका नाम कोंडदेव था उन्हें रख दिया था। ये कोंडदेव जो थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, शाहजी भोसले के वफादार थे। उन्होंने बहुत वफादारी से जीजाबाई और शिवाजी दोनों का संरक्षण, दोनों को अपने संरक्षण में रखा। शिवाजी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, घुड़सवारी की शिक्षा, उन्हें जो भी प्राथमिक शिक्षा होती है वो उनकी माँ ने दिया, और जो कुछ अलग शिक्षा होती है वो कोंडदेव ने दिया। और इस तरह कोंडदेव और जीजाबाई ने मिलकर के अपने शिवाजी को एक महान नायक बना दिया। जीजाबाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। रामायण, महाभारत से लेकर के गौ, ब्राह्मण, इन सब के प्रति उनकी जो आस्था थी, उस आस्था को उसने अपने पुत्र में डाला।
यही कारण रहा कि वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने प्राचीन जो इतिहास है और उनके जो नायक हैं उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने जीवन में भी उन्होंने लाया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि शिवाजी एक चरित्रवान व्यक्ति भी थे। चरित्र के मामले में उनका जो चरित्र है वह बहुत ही महान था। आधुनिक युग की बात करें तो कोई ऐसा राजा बना जो हिंदू धर्म के उद्धार के लिए या भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने पहली बार बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इनका बचपन किस तरह बीता और बाद में इनके गुरु रामदास हुए, जो इन्हें प्रशासनिक शिक्षा, शास्त्र ज्ञान ये सब देने में उनका जो ज्ञान था वो पूरा किए। वो तुकाराम से भी बहुत प्रभावित थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिवाजी को बहुत महान लोगों का गाइडलाइन मिला। इनके जो रियल में जो आदर्श थे वो बहुत महान थे, जिसके कारण शिवाजी भी एक महान व्यक्ति बने या शिवाजी महान बने। उनकी पत्नी का नाम शईबाई था। उनका विवाह 1641 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि हमने बताया कि मराठा शक्ति को संगठित करने, मजबूत बनाने और विशाल बनाने में शिवाजी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसे हम बताएंगे कि उनके जो अभियान थे, उन्होंने जो सैनिक अभियान शुरू किया उसमें उन्होंने विजय श्री को ही प्राप्त किया। ये अलग बात है कि कभी कभार उन्हें पराजय का भी मुंह देखना पड़ा, लेकिन उनकी जो नीति थी, उनमें जो सैनिक क्षमता थी वह इतनी अधिक थी कि उन्होंने बहुत कम समय में एक अपने बड़े मराठा राज्य को बना दिया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1644 ईस्वी में सिंगड़ और 1644 में पुनः सिंगड़, ये तोरन, इन दोनों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। ये किसके अंतर्गत था, किसके अधीन था? ये बीजापुर के अधीन था, जिसे उन्होंने अपने अधीन कर लिया। यह बहुत बड़ी बात थी कि बीजापुर का सुल्तान, जो बहुत ही पहुंचा हुआ सुल्तान था, बहुत शक्तिशाली सुल्तान था, उससे उन्होंने यह क्षेत्र जीत लिया। पुरंदर का किला जो है उन्होंने नीलकंठ से उन्होंने ले लिया। जवाली का दुर्ग और रायगढ़, ये जवाली का दुर्ग है, ये चंद्रपंत मोरे नाम के एक मराठा का था, उनसे ये ले लिया। रायगढ़ दुर्ग पर उन्होंने 1656 पे अधिकार कर लिया और इस तरह उन्होंने एक के बाद एक क्षेत्र पर, किले पर अपना अधिकार करते गए और पहली बार इन्होंने 1657 में मुगल साम्राज्य से उनका सामना हुआ। जिस समय शिवाजी ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी, उस समय दक्षिण में औरंगजेब सूबेदार था। लेकिन इसी समय, जिस समय शिवाजी की शक्ति बढ़ रही थी, औरंगजेब को यह देखा नहीं गया और औरंगजेब उससे लड़ने भिड़ने आ सकता था, लेकिन इसी समय पता चला कि शाहजहां की तबीयत खराब हो रही है और उसे दिल्ली जाना पड़ा और इधर शिवाजी के पास एक छत्र राज्य हो गया और वो अपना काम आगे बढ़ाने लगे। जब औरंगजेब ने देखा कि दक्षिण में शिवाजी नाम का एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अपना पावर बढ़ा रहा है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ी हुई है, वो चारों तरफ हमें फेल करके या अन्य जो गोलकुंडा है, बीजापुर है, इन सबको फेल करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसने एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल्ला
था उसे भेजा, जिसे हम अफजल खां के नाम से जानते हैं। और ये अफजल खां वो शिवाजी से युद्ध करने के लिए या उसे हराने के लिए, पकड़ने के लिए या उसको मारने के लिए आया, तैयार हुआ। लेकिन शिवाजी उस समय जवाली में थे, ये जवाली का दुर्ग, और ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से जंगल पहाड़ का क्षेत्र है। अफजल खान ने सोचा कि जवाली में जाकर के शिवाजी से युद्ध करना मुश्किल है, क्योंकि वो खुले मैदान में शिवाजी से युद्ध करने के लिए तैयार था। और शिवाजी भी ये बात जानते थे कि यहां पे आकर के युद्ध करो तब हम देखें। और हम देखते हैं कि यह योजना जो है अफजल खान की सफल नहीं हुई। अब अफजल खान ने क्या कहा कि मैं शिवाजी से मिलना चाहता हूं, बस मिलना चाहता हूं, युद्ध नहीं करना है। शिवाजी बहुत चालाक भी थे, उनका दिमाग भी तेज था। वो समझते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। और वो पूरी तरह से तैयार होकर के अफजल खां से मिलने गए। अफजल खां भी पूरी तैयारी में था कि इन्हें मार ही देना है या इनकी हत्या कर देनी है। और जब वो आपस में मिला, गले मिले, ऐसे में अफजल खान ने पीछे से उस पर वार किया, लेकिन शिवाजी तैयार थे, वो तैयार होकर के आए थे। उन्होंने बाघ नखे का प्रयोग किया, नाखून में उन्होंने ऐसा औजार लगाया था, इसे बाघ नखा कहते हैं, उससे उस पर हमला कर दिया। और इस तरह अफजल खां की मृत्यु हो गई। अफजल खां की मृत्यु होने के बाद, ये कब की घटना है? 1659 की घटना है। जब अफजल खां मर गया तो उसके साथ जो उसके सैनिक आए हुए थे, उसके लोग थे, वो डर गए और उनकी सेना में एक प्रकार से अफरा तफरी मच गई और शिवाजी भी उन्हें खदेड़ दिए। तो इस तरह से अफजल खां जो है वो मारा गया। यह बहुत बड़ी घटना थी शिवाजी के संदर्भ में। अब हम देखते हैं कि 1664 ये शाहजी भोसले जो हैं वो बीजापुर में थे, और ये शिवाजी वहां पे हमेशा आतंक मचाते रहते थे। किसी किसी क्षेत्र में अपने आतंक से लूट खसोट करके वह उस क्षेत्र को आतंकित किए हुए थे। इस बात पर हम देखते हैं कि बीजापुर के शासक ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया कि भाई अपने बेटे को बोलो ये सब काम नहीं करने, तभी तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात पर शाहजी ने भी कहा कि मैं उसे कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बीजापुर के शासक ने भी शिवाजी को कंट्रोल में करने की कोशिश की। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि शिवाजी ने, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो शिवाजी जहां जहां का वो जागीरदार था वहां का वो प्रधान अपने आप को समझने लगा। उन्होंने अपनी शासन नीति अपनाई, अपने सिक्के चलाने लगे, अपनी मुद्रा बनाने लगे और अपने नीति नियम सब बनाने लगे। यह देख औरंगजेब बहुत परेशान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। और इस क्रम में हम देखते हैं उसने शाइस्ता खां जो उसका मामा था उसे भेजा कि जाओ शिवाजी को मार करके आओ। शाइस्ता खां 1660 से यह प्रयास किया कि उसे मार दिया जाए, लेकिन 1663 में शाइस्ता खां ही मारा गया शिवाजी के द्वारा, क्योंकि शिवाजी ने छल बल का प्रयोग करके भी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया था और उसी क्रम में उन्होंने शाइस्ता खां को भी मार दिया। अब हम क्या देखते हैं कि सूरत पर जो मुगल शासन के अंतर्गत था उस पर 2 बार हमला किया गया, एक बार 1664 में, एक बार 1670 में, और वहां पर आक्रमण करके वहां लूट लेना उस क्षेत्र को, यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वह मुगल शासन के अंतर्गत था। उसने वहां लूट मार करके काफी धन संपत्ति हथियार वगैरह लेकर के आए। ये सारी बातें मुगल साम्राज्य के लिए, मुगल शासकों के लिए चिंतनीय थी कि ये क्या कर रहा है। ये उसे एक पहाड़ी चूहा कहा करते थे, बहुत सारे इतिहासकारों ने भी शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा है, और मुगल
शासक भी उसे पहाड़ी चूहा कहते थे, और इस बात के लिए उन्होंने बार बार प्रयास किया कि किस तरह से इस पहाड़ी चूहे को नियंत्रित किया जाए। अब उन्होंने जयसिंह को भेजा, जो अंबर का राजा था, जो मुगल शासन के अधीन था। उसके साथ दिलेर खां को भेजा, और ये दोनों बड़ी विशाल सेना लेकर के शिवाजी को घेरने पहुंचे। शिवाजी से डायरेक्ट युद्ध करना इतना आसान नहीं था, उसके लिए उसे बहुत काम करना पड़ा। पहले तो दक्षिण के जितने राजा थे उनसे संधि करनी पड़ी, उनसे मेल करना पड़ा, ताकि वो शिवाजी पर आक्रमण कर सकें। और उन्होंने क्या किया कि दिलेर खां और जयसिंह ने पुरंदर के किले पर आक्रमण किया। उसके पहले उन्होंने एक किले को अपने अंदर कर लिया, तब पुरंदर के किले पर आक्रमण किया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पुरंदर के किले पर जब आक्रमण किया तो युद्ध चला, लेकिन शिवाजी यहाँ हार गए। और शिवाजी जब हार गए तो यहाँ पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को 23 किले देने पड़े जयसिंह को। जयसिंह के साथ उनका युद्ध हुआ, जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई, लेकिन मुगल शासक के द्वारा ही जयसिंह भेजा गया था। इसके अलावा और भी किले, बहुत सारे धन उन्हें दिए गए। उन्हें भी कोंकण का कुछ इलाका दिया गया, शिवाजी को मिला, लेकिन इसके बदले में शिवाजी को किस्त में धन देना उन्होंने स्वीकार किया। तो इस तरह पुरंदर की संधि हो गई, जिसमें शिवाजी हार गए थे। 1670 में फिर से औरंगजेब से फिर से संघर्ष हुआ। जब ये हुआ पुरंदर की संधि में हार गए, तो औरंगजेब शिवाजी से मिलना चाहता था, शिवाजी को दिल्ली बुलाना चाहता था। शिवाजी वहां जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जयसिंह उसे छल से कि चलो कोई बात नहीं, मैं रहूंगा, तुम आगरा चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मित्रता वाली बात होगी। और वो वहां ले गए। वहां पे क्या हुआ कि औरंगजेब का जो व्यवहार था शिवाजी के प्रति, यह देख करके शिवाजी भड़क गए और उन्होंने विरोध किया, और तुरंत औरंगजेब ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, बीमारी का बहाना बना के वो जेल से निकल गए, और ये धार्मिक कार्यों के लिए वो दान करने की बात करने लगे। औरंगजेब को कहा कि भाई मुझे दान दक्षिणा देना होता है, सुबह सुबह हमें फल खाने के अनाज वगैरह देने रहते हैं। और इस क्रम में औरंगजेब ने कहा ठीक है, ऐसा होता है तो ऐसे ही करना। तो इस तरह जब वो फल का दान करने का जब बहाना बनाए, उसी में वो फलों की टोकरी में घुस करके वो और उसके पुत्र दोनों वहां से निकल गए, और किसी तरह वो पुनः पहुंच गए अपने क्षेत्र में। 3 साल यहाँ रह करके उन्होंने पूरी तैयारी की, पूरी तैयारी करके फिर से मुगल शासन से वो भिड़ गए, और जो जो किले मुगल शासक ने लिए थे उसे इन्हें प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और हम देखते हैं कि 1667 में पुनः औरंगजेब से उसके नहीं 1667 में 1670 में पुनः युद्ध हुआ, और अब की बार औरंगजेब ने उसे राजा मान लिया, उसे बीदर की जागीर भी दे दी। अब बहुत सारे क्षेत्रों में उसके बाद उन्होंने अपना प्रभाव जमाया। खानदेश के बगलाना के दुर्ग उन्होंने ले लिए, गुजरात का तटीय क्षेत्र सलेवर था उसे भी 1671 में अपने अधीन ले लिए, और 1674 ईस्वी में उसने सिंहगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया। और ये सिंहगढ़ में नहीं, रायगढ़ दुर्ग में अपना उन्होंने राज्याभिषेक कराया। कब? 1674 ईस्वी में गंगभट्ट नाम के व्यक्ति ने, शासक ने उन्हें छत्रपति की उपाधि दी, इसलिए हम लोग शिवाजी को छत्रपति शिवाजी भी कहते हैं। उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हो गई, मात्र 53 ईयर्स में। लेकिन इतने कम समय में उन्होंने अपनी सैनिक प्रतिभा से, अपनी महत्वाकांक्षा से जो
उपलब्धि हासिल की, उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की वह अप्रत्याशित थी, बहुत बड़ी थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शिवाजी की जो सैनिक उपलब्धि है या उसका उनका विजय अभियान है वह अपने आप में बहुत ही महान था। तो इसके साथ ही मैं ये बात यहीं समाप्त करती हूँ और इसके अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि इनका शासन प्रबंध कैसा था। धन्यवाद।